वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। 21 अक्टूबर 1951 मुख्य रूप से 3 लोग एक हॉल में बैठे हुए थे और एक पार्टी बनाने की खाका तैयार कर रहे थे। एक ऐसी पार्टी जिसकी जड़ें हिंदुत्व से प्रभावित थी। एक पार्टी तैयार होती है जिसका नाम रखा जाता है अखिल भारतीय जनसंघ। ऐसा नहीं था कि वो हिंदुस्तान के सरहद में कोई नई सियासी दल था, बल्कि इसकी विचारधारा 3 दशक पहले 1925 में बने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के समय ही हो गई थी। वो 3 लोग जो इस पार्टी के रूप रंग गढ़ने में सफल होते हैं वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराम मधोक और दीनदयाल उपाध्याय। नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच हुए समझौते से दुखी होकर 6 अप्रैल 1950 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर से सलाह मशवरा करने के बाद 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष बने। 2 और व्यक्ति हैं जो इस कहानी की नायक और केंद्र में हैं, जिनकी राजनीतिक गलियारे में एंट्री पहले ही हो चुकी है, जिसने तमाम सियासी उठापटक के बाद उनमें से एक व्यक्ति जब एक सवेरे उठा तो देखा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी उसके लिए खाली की जा चुकी है। कौन है ये व्यक्ति जो भारत के सत्ता के शीर्ष तक पहुंचता है? क्या संबंध है उसका इस पार्टी से? वो व्यक्ति जो अपने ही पार्टी में होने वाले 2 गुटों के संघर्ष की वजह से अपनी ही पार्टी, जिसकी कुछ लोग कयास लगा रहे थे कि वो उसका सर्वे सर्वा होगा, वो उसी राजनीतिक दल को छोड़ने पर विचार विमर्श करने लगता है। और कैसे एक दूसरा लड़का जिसका परिवार पाकिस्तान से भारत आया था, उस घर के एक बेटे के लिए जब हिंदुस्तान की सर्वोच्च राजनीतिक गद्दी कुछ ही दूर रह गई थी तो उसके पाकिस्तान में दिए एक भाषण के लिए वो उससे इतनी दूर हो जाती है कि आज की तारीख तक भी वो गद्दी उसके हिस्से नहीं आती। नमस्ते, मेरा नाम है राजन सरकार और आप बैठकी देख रहे हैं। बात 1951-52 की है। आज़ाद भारत में पहली बार आम चुनाव हो रहे थे। उसी वक्त हिंदी वक्ता के रूप में महारत हासिल करने की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ चुनावी अभियानों में हिंदी अनुवादक के रूप में रखा जाता है। इस चुनावी सफ़र में ही वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ राजस्थान पहुंचते हैं। यहाँ वही 2 व्यक्ति मिलने वाले थे जो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के तमाम सियासी समीकरण बनाने और बिगाड़ने की कुव्वत रखते थे। और यही 25 वर्षीय आडवाणी की मुलाकात अटल बिहारी वाजपेयी से हुई। एक और चीज़ हुई, वह था रिश्ता दोस्ती का। दोस्ती इतनी गहरी हुई कि आडवाणी जनसंघ के दिल्ली इकाई के साथ काम करते करते अटल की भाषणों लिखने में उनकी मदद करते हुए उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए। प्रभावित अटल बिहारी वाजपेयी भी हुए। आडवाणी के अंग्रेजी बोलने के शैली से और उनकी विश्वसनीयता से भी अटल आडवाणी की यह जोड़ी अगले 2 दशक तक आते आते एक अटूट जोड़ी का सफ़र तय कर चुकी थी। वक्त आया 1953, कश्मीर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई। उस समय आरएसएस का काम देख रहे माधवराव सदाशिवराव गोलवंकर उर्फ गुरु गोलवंकर की परिदृश्य में अटल की राजनीतिक संभावनाएं बढ़ती जा रही थी और बढ़ता जा रहा था जनसंघ में वाजपेयी का कद। भारत में जब दूसरी मर्तबा लोकसभा के चुनाव हुए 1957 में तो जनसंघ ने अटल पर भरोसा जताया और अटल बिहारी वाजपेयी को उत्तर प्रदेश के 3 लोकसभा सीटों से राजनीतिक अखाड़े में उतार दिया। अटल 3 सीट से चुनाव लड़े, मथुरा, लखनऊ और बलरामपुर। मथुरा में उनकी जमानत जब्त हो गई, लखनऊ में वो दूसरे नंबर पर रहे। अंततः बलरामपुर में उन्होंने जीत दर्ज की। 33 साल की उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी संसद पहुंचे। अब तक उनकी छवि उग्र हिंदुत्व वाली छवि हो गई थी। ऐसे लड़के की छवि जो वक्ता अच्छा था, लिखता अच्छा था और संसद में नेहरू और कांग्रेस के तमाम नेताओं से राजनीतिक टकराव की क्षमता रखता था। वह लड़का
चुनाव जीतकर जब नेहरू के नेतृत्व वाले लोकसभा में पहुंचा तो उसे इल्म भी नहीं था कि लोकतंत्र का यह मंदिर जिसमें उसने अभी प्रवेश किया है उसे वह तकरीबन 5 दशक तक अपने शरण में रखेगा। लाल कृष्ण आडवाणी भी इस सफ़र में उनके साथ रहे। अध्यक्षों का फेरबदल जारी रहा, कभी मौल चंद्र शर्मा बने तो कभी बलराज मधुक और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच कुछ मतभेद पैदा हो गए। संगठन के भीतर ही 2 धड़े विभाजित हुई। एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और नानाजी देशमुख, तो दूसरा खेमा था बलराज मधुक जैसों का, जिनका यह दावा था कि उन्हीं के नेतृत्व में 1967 के लोकसभा चुनाव में जनसंघ को अब तक की सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी। इस पूरे किंवदंतियों का अंत हुआ 1973 में हुए कानपुर अधिवेशन में। भारतीय जनसंघ के इस अधिवेशन में अध्यक्ष बने लाल कृष्ण आडवाणी। बलराज मधुक को अनुशासनहीनता के इल्जाम में 3 बरस के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया। अटल आडवाणी का साथ और मजबूत हो गया। आपातकाल के बाद जब इंदिरा गांधी की कमज़ोर पड़ी तो 1977 में जनादेश मिला, जनता पार्टी को सरकार बनी तो इस तरफ के 3 लोगों को भी कैबिनेट में जगह मिली, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और ब्रजलाल वर्मा। लाल कृष्ण आडवाणी को उस वक्त इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री दी गई। विदेश मंत्री का पद आया अटल बिहारी वाजपेयी के हिस्से में। इसी दौरान उन्होंने हिंदी में भाषण भी दिया जिसके आखिरी वाक्य थे जय जगत, यानी कि पूरी दुनिया की जय हो। जैसा कि भारतीय संस्कृति में कहा भी गया है, वसुदेव कुटुंबकम, पूरी धरती ही मेरा परिवार है, जो भारत में हो रहे G20 का थीम भी था। परिवार की बात आई तो बात आई संघ की, जिससे जुड़ाव को लेकर जनता पार्टी के समाजवादी धड़े के नेता असुरक्षित महसूस कर रहे थे। मधु दंडवते जैसे नेताओं का यह इल्जाम था कि जनसंघ से जनता पार्टी में आए नेताओं को अपनी एकल सदस्यता ही स्वीकारनी होगी। अलगाव की और भी वजहें थी, मसलन 3 प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। एक तो खुद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, दूसरे मोरारजी को पद से हटाने की कोशिश में लगे चौधरी चरण सिंह और तीसरे बाबू जगजीवन राम। जनता पार्टी को टूटना था, जनता पार्टी टूटी। साल था 1980। एक राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया जिसमें 17-14 के बहुमत से यह फैसला किया गया कि जनसंघ से आए नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और उसी साल भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। संगठन की जिम्मेवारी आडवाणी ने संभाली। अटल आडवाणी की जोड़ी लगातार काम करती रही। 1984 में पहली मर्तबा चुनाव में उतरे और सीटें प्राप्त की सिर्फ 2। अटल बिहारी वाजपेयी खुद ग्वालियर से चुनाव हार गए और इसके बाद पार्टी में मांग उठने लगी कि अटल को अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। संघ का दबाव था। कहते तो ये भी हैं कि संघ ने 1984 में भारतीय जनता पार्टी को सहयोग ही नहीं दिया। दावा यह भी किया जाता है कि कभी अटल बिहारी वाजपेयी के कंधे से कंधा मिलाकर चुनावी रणनीति तैयार करने वाले नानाजी देशमुख अपने ग्राम प्रवास के दौरान ही उन्होंने बयान दिया था कि हिंदुओं का यह धर्म बनता है कि वह इंदिरा गांधी के पक्ष में, उनके पार्टी के पक्ष में वोट दें। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी की हत्या की जा चुकी थी। सहानुभूति की रथ पर सवार होकर राजीव गांधी को प्रचंड बहुमत मिला, जो भारत के इतिहास में अब तक की सबसे ज़्यादा 404 सीटें था। और बीजेपी ने अपनी इस हार में अपना नया नेतृत्व तलाशना शुरू कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी को समझ में आ गया कि उन्हें पद छोड़ना होगा। उन्होंने पद छोड़ा। कमान लाल कृष्ण आडवाणी के हाथ में आई। 1986-87 का वो दौर, आडवाणी ने नए सिरे से संगठन की कमानें कसना शुरू कर दी। उन्हें संघ और विश्व हिंदू परिषद से भरपूर सहयोग भी मिला। राम जन्मभूमि आंदोलन भी चरम सीमा पकड़ रहा था। कार सेवकों को बार बार अयोध्या आने की तारीख पे तारीख मिल रहे थे और उस वक्त नारे चल रहे थे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर यहीं बनाते हैं। और संघ और भाजपा के लिए चीज़ें इसलिए भी आसान हो गई क्योंकि उनका मुकाबला राजीव गांधी से था, जो तुष्टीकरण के एक ऐसे नाव पर सवार हो गए थे जो एक बार मुस्लिमों की तरफ जाता तो एक बार हिंदुओं की तरफ। असल में न वह मुस्लिमों की तरफ जा रहा था न हिंदुओं की तरफ। वह बार बार दोनों समुदायों को बहलाने की कवायद करता।
शाहबानो प्रकरण में राजीव गांधी ने मुस्लिम संगठन के दबाव में आकर उन्होंने संविधान संशोधन बिल पेश कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ही पलट दिया और फिर हिंदुओं की संतुष्टि के लिए अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का ताला अदालती आदेश के बाद उसी दिन 4 घंटे में ही खोल दिया गया। राजीव गांधी खुद को बड़ा राम भक्त साबित करना चाहते थे, इतना बड़ा कि 1989 के चुनाव में उन्हें अपने चुनाव अभियान की शुरुआत राजस्थान के नागौर से पंचायती राज के मुद्दे के साथ करनी थी, पर उन्होंने इसकी शुरुआत अयोध्या से की और मुद्दा बना राम मंदिर। कहा जाता है कि ये रणनीति अंतिम वक्त में बदली गई थी, लेकिन बीजेपी और संघ खुद को बड़ा राम भक्त साबित कर चुके थे और उनकी सीटें 2 से बढ़कर 85 पहुंच गई थी। इसमें एक बड़ा योगदान विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में हो रहे कांग्रेस विरोधी आंदोलन का भी था, जिसमें उन्होंने बोफोर्स तोप के मुद्दे पर राजीव गांधी सरकार को घेर लिया था। जनता दल और बीजेपी ने प्रकट रूप से तो कोई समझौता नहीं किया, लेकिन उत्तर प्रदेश और तमाम दूसरे राज्यों में एक ऊपर अलायंस कर लिया ताकि एक दूसरे के ज्यादा वोट न काटे जाए। तब भाजपा की सीटें 85 पहुंच गई तो आडवाणी का कद भी बढ़ गया। साल आया 1991 और सीटें 100 के पार पहुंच गई। आडवाणी का कद और बड़ा हो गया। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया ने संगठन के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी को यह संदेश भेज दिया कि आपकी पदवी में गिरावट की जाएगी, और तब यह तय किया गया कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी होंगे। यह आडवाणी के लिए बहुत असहज पैदा करने वाली स्थिति थी। तमाम जिंदगी जिस नेता के पीछे चले, जिसको अपना नेता बताया, अब उसी को अपदस्थ करके उन्हें नेता प्रतिपक्ष का रोल अदा करना था। कैबिनेट मंत्री की हैसियत होती है नेता प्रतिपक्ष की। अटल बिहारी वाजपेयी समझ गए कि पार्टी के मौजूदा संगठन में, मौजूदा तेवरों में उनकी ज़्यादा भूमिका नहीं है। यही वो दौर था जब इस तरीके की अटकलें भी चल रही थी कि शायद अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी छोड़ दे, जनता दल के लोगों के साथ चले जाए, जनमोर्चा के साथ जुड़ जाए। खुद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि जब वो अटल बिहारी वाजपेयी से मिले तो अटल बिहारी ने सिर्फ इतना ही कहा कि क्षमता वाले लोगों को लेकर आगे बढ़िए। उन्हें अपने संलिप्तता के बारे में कोई कमिटमेंट नहीं किया। 1991 का वो दौर, राम जन्मभूमि आंदोलन, उससे पहले मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर गोली चलवा चुके थे। उसके बाद के राम भक्त के ज्वार के आंदोलन में बीजेपी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ गई थी, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को जब कार सेवकों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया तो केंद्र में बैठी सत्तारूढ़ नरसिम्हा राव की सरकार ने उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया। हालांकि कल्याण सिंह कहते यह रहे कि नरसिम्हा राव के बर्खास्त करने से पहले ही वह नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे चुके हैं। बर्खास्तगी और भी हुई। नरसिम्हा राव की सरकार ने दंगे और लोक व्यवस्था का इल्जाम लगाते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया। इस्तीफे और भी हुए। उस वक्त के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष पे पद पे बैठे लाल कृष्ण आडवाणी का भी आडवाणी के इस्तीफे के बाद नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए अटल बिहारी वाजपेयी का रास्ता सुखद हो गया था। लेकिन पार्टी और संगठन में लाल कृष्ण आडवाणी का दबदबा जारी रहा। कैलेंडर के पन्ने बदले, राव आर्थिक उदारीकरण लेकर आए, घोटालों का इल्ज़ाम लगा। घोटाला जो हर्षद मेहता घोटाला के नाम से जाना जाता था, और उस घोटाले की आग की लपटें प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के दामन तक भी पहुंची। धीरे धीरे कांग्रेस विरोधी लहर पनपने लगी और कांग्रेस इस लहर के तपन को कम करने के लिए सोनिया गांधी को आगे लाना चाहती थी, लेकिन सोनिया गांधी पर्दे के पीछे से ही यह सारा खेल देख रही थी। राव चीज़ें संभाल रहे थे। गांधी परिवार भी उनसे कुछ ज़्यादा खुश नहीं था और ना ही देश। रह रह के नए घोटाले सामने आ जाते। उन्हीं की पार्टी के उनके सहयोगी शरद पवार, अजीत सिंह, नारायण दत्त तिवारी ने जैसे नेता नाराज चल रहे थे। ऐसे में वातावरण यह बनने लगा कि अब सत्तारूढ़ कांग्रेस को सत्ता से मुंह त्यागने का वक्त आ गया है। और तब सियासी सरगर्मियां बढ़ाते हुए बीजेपी ने मुंबई में 11 से 13 नवंबर के बीच अपना अधिवेशन बुलाया। भाजपा के लिए फंड जुटाने में माहिर
प्रमोद महाजन ने शानदार इंतजाम किए। 11 तारीख को महालक्ष्मी रेस कोर्स में बीजेपी की मीटिंग चली और 12 तारीख को शिवाजी पार्क में एक रैली बुलाई गई। रैली में भाषण चल रहा था। आखिरी वक्ता थे लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि हाल ही में पार्टी के अध्यक्ष बने थे। आडवाणी का भाषण समाप्ति की ओर था और इसी दौरान उन्होंने कहा कि जनता कुछ दिनों से एक नारा गुनगुना रही है, अब की बारी अटल बिहारी। आडवाणी ने कहा कि भाजपा के बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते यह ऐलान करता हूं कि 1996 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा ज़्यादा वक्त का नहीं था। कुछ ही सेकंडों में वहां मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस सन्नाटे को तोड़ दिया। आडवाणी जब भाषण खत्म कर बैठे तो अटल ने कहा, नहीं, प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी तो आडवाणी जी ही होंगे। और आडवाणी ने उस शब्दों के प्रतिरोध में यह कह दिया कि नहीं, अब मैं यह ऐलान कर चुका हूं और इसमें तब्दीली नहीं कर सकता। रैली खत्म हुई, सारे नेता अपने अपने निवास स्थान पहुंचे। तभी आडवाणी के पास पार्टी के संगठन महासचिव गोविंदाचार्य उनके पास धमक पड़े और कहा, यह करने से पहले आपको संगठन और संघ की सलाह लेनी चाहिए थी। आडवाणी ने जवाब दिया, यदि ऐसा करता तो यह मुमकिन नहीं हो पाता। दरअसल अटल को प्रधानमंत्री बनाने का सुझाव कथित तौर पर कांग्रेस के माखनलाल पोटेदार ने दिया था। कांग्रेस के सांसद रहते हुए पोटेदार की दोस्ती बीजेपी के सांसद कृष्णलाल शर्मा से थी और यह दोनों नेता अक्सर अपने अपनी पार्टी के समस्याओं और उपलब्धि का एक दूसरे से बखान करते थे। पोटेदार ने कृष्णलाल शर्मा को यह सुझाव दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में प्रधानमंत्री उम्मीदवार का नाम उजागर कर जनमत मांगती है तो उसे फायदा पहुंच सकता है, खासकर वैसा उम्मीदवार जो पूरा भारत में अपना छाप छोड़ सकता हो। हालांकि कृष्णलाल शर्मा चाहते यह थे कि आडवाणी आगे बढ़े, पर कोटेदार के यह समझाने पर कि आडवाणी जिस जाति या समुदाय से आते हैं उस जाति की मत की बहुलता नहीं है। आडवाणी की राम मंदिर के आंदोलन के चलते कट्टरवादी की छवि बनी है और आडवाणी इतने अच्छे हिंदी वक्ता भी नहीं है। फिर बीजेपी को संख्या बल के सामने सर झुकाना पड़ेगा। कई मुलाकातों के बाद पोटेदार कथित तौर पर कृष्णलाल शर्मा को यह समझाने में कामयाब हो गए कि भाजपा को अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा आगे करना चाहिए। पोटेदार द्वारा कथित रूप से कृष्णलाल शर्मा ने आडवाणी को यह बात समझाई और तब आडवाणी ने उसी रैली में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया था। वक्त का पहिया 2 महीने आगे चला और आडवाणी का नाम एक आपराधिक मुकदमे में आरोपी के तौर पर दर्ज हो गया। मुकदमा जो भ्रष्टाचार से जुड़ा था। एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसका नाम था जैन और उसकी डायरी लीक हुई और उस लीक हुए डायरी में एक नाम कथित तौर पर आडवाणी का भी था। इससे खिन्न होकर आडवाणी ने अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और यह ऐलान किया कि जब तक इस आपराधिक आरोप से बरी नहीं हो जाता तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा। हुआ भी यही। वाजपेयी और तमाम पार्टी सदस्यों को लाख समझाने के बावजूद भी आडवाणी 1996 का चुनाव नहीं लड़े। जब 2 बरस बाद इन इल्जामों से बरी हुए तो गुजरात के अपने पूर्व के गांधीनगर सीट से अपना पर्चा दाखिल किया और जीते भी। कुछ वक्त और बीता, सत्ता के सिंहासन में बीजेपी की हिस्सेदारी बढ़ी और 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। कार्यकर्ता के नाते जिस भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गठित करके 1998 में और कई दलों को साथ लेकर के 6 साल तक एक बढ़िया सरकार केंद्र में चलाई श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, और आज भी पर सिंहासन का पाया मजबूती से टिका नहीं और वह डोला और डोलते ही अटल बिहारी वाजपेयी को 13 दिन में ही सियासत खाली करनी पड़ी और 2 बरस और बीता और अटल सिंहासन पर फिर से काबिज हुए 1998 में। लेकिन इस बार भी 13 महीने की अल्प अवधि में बीजेपी की उस कुर्सी से रुखसती हो गई। लेकिन
कुछ ही समय बाद 1999 में अटल और उस कुर्सी की जोड़ी इतनी मजबूत हुई कि अगले 5 साल तक भी उसे जुदा नहीं किया जा सका। वक्त आया 2004, बीजेपी इंडिया साइनिंग का नारा देकर सियासी जंग में कूदी, लेकिन तमाम एग्जिट पोल को धत्ता बताते हुए कांग्रेस गठबंधन ने उसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। 5 बरस बाद 2009 में जनादेश फिर से कांग्रेस के हिस्से आया और 2014 में भी नरेंद्र मोदी को गुजरात से दिल्ली आ जाने पर आडवाणी का प्रधानमंत्री बनने का सपना फिर से धरा का धरा रह गया और देखते देखते मोदी ने तीसरी बार भी प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ले ली। यही आडवाणी थे जिन्होंने 1984 में राजनीतिक हाशिए पर पहुंची भाजपा को राम मंदिर आंदोलन और बाबरी ध्वस्त के मुद्दे के सहारे आगे बढ़ाया और सत्ता के केंद्र तक पहुंचाया। फिर 2004 आम चुनाव के बाद जब अटल जी की सेहत खराब होने लगी और भाजपा चुनाव हार गई तो भारतीय जनता पार्टी में इस बात पर बहुत गंभीरता से विमर्श हुआ कि भाजपा में एक नए नेतृत्व को आना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उस वक्त ऐसी खबरें मिल रही थी कि राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व संभालने जा रहे हैं, लेकिन आडवाणी इस बात से कतई सहमत नहीं थे कि सत्ता का शीर्ष पद अगर भाजपा को मिले तो वो उन्हें छोड़कर किसी और के हिस्से में आए। इसलिए आडवाणी ने उस वक्त के तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष वेंकैया नायडू को इस्तीफा देने के लिए कहा और खुद ही 2004 में भाजपा के अध्यक्ष हो गए। पर नायडू यह कहते रहे कि मैंने इस्तीफा अपने व्यक्तिगत कारणों से दिया है। आडवाणी, जिनका परिवार कराची से भारत आया था, 3 जून 2005 को जब वो कराची पहुंचते हैं और 2002 के गुजरात दंगों की भरपाई और अपने छवि में उदारवाद जोड़ने के लिए उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ में कुछ कसीदे गढ़ दिए, तो यह कसीदे उनके राजनीतिक ताबूत में एक कील साबित होती है। इस बयान से विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस खुद को किनारे करने की कोशिश में लग जाती है और यह दांव उल्टा आडवाणी पर ही भारी पड़ जाता है। और बाद के बरस में संगठन और पार्टी के द्वारा आडवाणी को यह फिर से याद दिला दिया जाता है कि हिंदुस्तान की सियासत में ऐसा व्यक्ति ही चल सकता है जो सबकी राय से उपजा नेता हो। इस तरीके से नरेंद्र मोदी की दिल्ली की सियासत का कारवां आगे चलता जाता है। नमस्ते, आप देख रहे थे बैठकी। अगर आप फेसबुक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।